हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी कुछ पढ़ा था निदान के बारे में कि हमने डायग्नोस कैसे बनाना है। जब हमारे पास रोगी सामने आता है तो हमने उसका डायग्नोस कैसे बनाना है। सबसे पहले डॉक्टर का, चिकित्सक का यही कार्य होता है कि वो पहले अच्छे से उसका डायग्नोस बना ले। जितना अच्छा डायग्नोस बनाएगा उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट होएगा। अगर हमारा डायग्नोस ही गलत हो जाएगा तो हमारा ट्रीटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो डायग्नोस बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं कि हम रोगी में क्या देखें, रोग के बारे में क्या देखें, रोगी के बारे में क्या देखें। तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये है रोगी परीक्षा एवं रोग परीक्षा। इसे हम अष्टविध परीक्षा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम रोगी परीक्षा की बात करेंगे। जैसे ही कोई रोगी हमारे पास आता है तो हम उसमें क्या क्या देखेंगे, क्या क्या जानना चाहेंगे कि हमें पता चल जाए कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है या इसकी कितनी कैपेसिटी है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम हिस्ट्री टेकिंग भी कह देते हैं। हिस्ट्री टेकिंग भी हम इसीलिए करते हैं, हम प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, उसके ऊपर हम रोगी के बारे में उसकी आयु लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, उसका ऑक्यूपेशन लिखते हैं, वो क्या काम करता है। उससे हमें काफी कुछ ज्ञान हो जाता है रोगी के बारे में, उसका प्रिलिमिनरी नॉलेज हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा करते समय हम इनको थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं कि हमने रोगी के बारे में क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले आता है आतुर आयु प्रमाण। आतुर हम किसे बोल रहे हैं? जो रोगी है, जो रोगी व्यक्ति को हम आतुर बोलते हैं। आतुर की आयु क्या है। दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि आतुर बल प्रमाण कितना है, उस व्यक्ति में कितना बल है। और तीसरे नंबर पे हम जानेंगे कि जो रोगी व्यक्ति है, आतुर है, उसका दोष प्रमाण कितना है, उसके जो दोष हैं वो किस हद तक कुपित हुए हुए हैं, किस हद तक बढ़े हुए हैं। जितने दोष ज्यादा कुपित होंगे उस हिसाब से हम उसका चिकित्सा का जो पत्र है, मतलब अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है, हम उस हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रोगी की आयु के बारे में जानना चाहते हैं। आतुर आयु प्रमाण। तो सबसे पहले जैसे ही रोगी हमारे पास आता है हम उसकी आयु के बारे में पूछते हैं। क्यों पूछना जरूरी होता है? एक तो सबसे पहले हमें डोज बनाने के लिए रोगी की आयु मालूम होनी चाहिए। अगर वो बच्चा है तो हम उसकी जो मेडिसिन की डोज है वो बच्चों के हिसाब से बनाएंगे। जैसे कि 14 से नीचे की एज के बच्चों के लिए डिफरेंट डोजेज होती हैं, 18 प्लस के बच्चों के लिए डिफरेंट डोजेज होती हैं, और ओल्ड एज पीपल के लिए डिफरेंट डोजेज होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमें मालूम है कि अगर रोगी व्यक्ति जो है वो बाल्यकाल में है, छोटी उम्र का है, तो उसको कफ के रोग होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि बाल्यावस्था में कफ ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है। अगर रोगी अपनी यौवन अवस्था में है, यानी कि मिडिल एज में है, मिडिल एज में हमें मालूम है कि रोगी का पित्त, उसका स्वाभाविक रूप से उसमें पित्त की वृद्धि हुई होती है, उसका जो पित्त दोष है वो बढ़ा हुआ होता है। तो हम उसे उस प्रकार के रोग होने की संभावना असेस कर सकते हैं, या उसकी दवाइयां उस प्रकार से बना सकते हैं कि उसका पित्त कुपित ना हो। इसी प्रकार से जो हमारी वृद्धावस्था होती है उसमें वायु ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, वृद्धावस्था में वायु बढ़ा हुआ होता है, तो हमें मालूम है कि उस अवस्था में अ, वायु के रोग अधिक होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बाल्यावस्था में आता है, पेशेंट आता है, रोगी आता है, और उसका वायु विकृत हुआ हुआ है या उसका पित्त विकृत हुआ हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था में कफ के रोग होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। अगर उसका वायु उस अवस्था में विकृत हुआ है तो ये थोड़ा सा सोचनीय हो जाता है कि हमें थोड़ा सा, हम अलर्ट होते हैं एज अ चिकित्सक, हम लोग अलर्ट होते हैं कि ये बाल्यावस्था है। इस अवस्था में अगर रोगी की वायु विकृत हुई हुई है तो हमें उस रोगी के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
तो आयु के हिसाब से हमें काफी कुछ असेस हो जाता है। डोज उसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने डोज कैसे बनानी है, वो उसके लिए भी हमें आयु के बारे में मालूम होना चाहिए। कुछ रोग होते ही आयु के हिसाब से हैं, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। जैसे ऑस्टियोप्रोसिस है, हमें मालूम है कि वृद्धावस्था का ये रोग है। अगर वृद्धावस्था में ऑस्टियोप्रोसिस हो रहा है तो हम इसे जेन्युइन मान के चलते हैं, ये एज फैक्टर मान के चलते हैं, और हम इसमें प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर किसी को बाल्यावस्था में ऑस्टियोप्रोसिस होता है तो ये सोचनीय विषय है कि उसे, अब जबकि उसकी बोन्स मजबूत होनी चाहिए, या यंग अवस्था में किसी को ऑस्टियोप्रोसिस होता है जो बहुत ही ऐसा समय होता है जब सबसे ज्यादा उसकी बोन्स रिष्ट पुष्ट होंगी, तो उस अवस्था में अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोप्रोसिस हो रहा है तो ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वृद्धावस्था में ऑस्टियोप्रोसिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, सबको होती है और होनी ही है, उसे हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, और यौवन अवस्था के जो ऑस्टियोप्रोसिस है उसे अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो इस तरह से जब भी हम रोगी की आयु के साथ उसकी डिजीज को मैच करते हैं तो हमें काफी कुछ उसके बारे में ज्ञान हो जाता है कि हमने इसे कितनी गंभीरता के साथ लेना है। दूसरे नंबर पे आता है आतुर दोष प्रमाण, के जो रोगी है उसके दोष कितने बड़े हुए हैं। दोषों के बारे में अंश अंश जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमें दोष के बारे में मालूम नहीं होगा, जैसे जब हम प्रपत्र बनाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पैड बनाते हैं, तो हम उसमें ये रोगी से क्वेश्चन पूछ के, रोगी को देख के, उसके इन्वेस्टिगेशंस देख के, उसको उसको देख के, उसका नाड़ी परीक्षण करके, या उसका टेम्परेचर चेक करके, या उसको अदर तरीकों से जान ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो उसमें जो व्याधि आई हुई है, जो उसके दोष हैं, वो किस हद तक कुपित हुए हुए हैं। जैसे मान लीजिए, मैं सिंपल एग्जांपल के साथ बता रही हूँ। मान लीजिए हमारे पास पेशेंट आता है, उसको 100 फीवर है, 100 डिग्री फॉरनहीट। तो इट्स ठीक है, इट्स ओके कि 100 डिग्री फॉरनहीट फीवर में हम रोगी के लिए उतने वरीड नहीं होते हैं। लेकिन अगर वही फीवर उसका 106 डिग्रीज हो जाता है, 105 डिग्री फॉरनहीट होता है, तो इट इज वरीसम कि हमें सोचना पड़ेगा कि उसको इतना तेज बुखार है, और इस तेज बुखार में उसको अदर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसलिए दोषों के बारे में, कि दोष हमारा किस हद तक विकृत है, इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसी के साथ ही हमारी साध्यता डिपेंड करती है, मतलब हम प्रोग्नोसिस उस हिसाब से डिसाइड करते हैं जितना दोष बड़ा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि एंजियोग्राफी का हमारे पास पेशेंट आता है, मतलब एंजियोग्राफी करा के आता है, या जैसे मान, मतलब अगर उसका जो ब्लॉकेज है वो 80% है, तो ठीक है, इट्स टॉलरेबल, मतलब उसके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर किसी का 95% ब्लॉकेज आता है, 97% ब्लॉकेज आता है, 99% ब्लॉकेज आता है, तो उसका दोष बहुत हद तक विकृत हुआ है। ठीक है, तो ये सारा एसाइटस है। एसाइटस के बारे में, जल की वृद्धि हुई हुई है, एब्डोमेन के अंदर जल की वृद्धि हुई हुई है, अगर तो वो मॉडरेट है या माइल्ड एसाइटस है, जल जो है थोड़ी मात्रा में ही हमारे पेट में इकट्ठा हुआ है, तो ठीक है, उसे हम दवाइयों से भी ट्रीट कर सकते हैं, कोई डायरेटिक देके ट्रीट कर सकते हैं, कोई जल उदरादि बटी देके, मतलब जो जो शरीर से जल को बाहर निकाल दे, इस तरह की औषधियां देके हम उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पेट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जल एकत्रित हुआ है, तो वो उसके लिए सीरियस हो सकता है। उसे हम उसके बारे में सोचेंगे कि उसकी हम टैपिंग करें, उसको बाहर निकालने के बारे में सोचें, जब उस जल को सुखाने के बारे में सोचें। तो इस तरह से हम पेशेंट की उसके दोषों को देखते हुए उसकी साध्यता डिसाइड कर सकते हैं, वे ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी तेज या कितनी ज्यादा औषध देनी है कि रोगी के जो दोष हैं वो शांत हो जाए। तो ये होता है आतुर का दोष प्रमाण, कि उसके रोग कितनी हद तक विकृत हुए हुए हैं। उसके बाद आता है आतुर का बल प्रमाण। बल प्रमाण क्या होता है कि रोगी की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वही उसका बल है।
वो कितना है। क्या रोगी की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है या रोगी सक्षम है अभी अपनी व्याधियों के साथ लड़ने के लिए। तो उस हिसाब से रोगी का जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड किया जाता है। उसमें उसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा जो रोगी का बल है वो डिपेंड करता है। उसके उसके उन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हमने उनको 10 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आती है उसमें प्रकृति, दूसरे नंबर पे सार, फिर सहनन, फिर विकृति, फिर प्रमाण, फिर सातवें सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वय। तो ये जानने के लिए कि रोगी में कितना बल है, उसकी इम्यूनिटी कितनी है, हमारे पास ये 10 टाइप्स हैं। इससे भी ज्यादा होती हैं लेकिन हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं 10 हिस्सों में, कि अगर हमने ये जानना है कि रोगी की का बल कितना है, उसकी इम्यूनिटी कितनी है, तो हम इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आती है प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? जो जो व्यक्ति अपने माँ बाप से ग्रहण करता है, जब बालक अपनी गर्भावस्था में होता है तो उसकी माता ने, उसके पिता ने कैसा आहार विहार का सेवन किया, उसके माता पिता किस कुल जाति के रहने वाले हैं, माता की उम्र कितनी थी जब वो बालक उसका गर्भ में था, इस हिसाब से उसकी जो प्रकृति है वो डिसाइड की जाती है। जैसे जैसे बहुत सारे रोग हैं जो एजड औरतें होती हैं, अगर जब उनको बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। इसके अलावा अगर माता का आहार विहार अच्छा नहीं रहा, माता स्मोक करती थी, माता मद्यपान करती थी, तो ऐसे जो बच्चे पैदा होंगे उनकी इम्यूनिटी कम होएगी। इसके अलावा एरिया पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे जो जो अच्छे एरियाज के रहने वाले हैं, जान यानी कि जैसे कोई वहाँ पे रूक्षता नहीं है, रेगिस्तान नहीं है, ऐसा एरिया जहाँ पे पानी की अच्छी मतलब हर चीज अच्छे से अवेलेबल होती है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा बलवान होते हैं इंस्टेड की जो हार्ड एरियाज के बच्चे होते हैं, हार्ड एरियाज में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं। तो इसलिए बच्चे की जो प्रकृति है वो उसके कुल के ऊपर, देश के ऊपर, उसके काल के ऊपर, उसकी उम्र के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी प्रकृति कैसी है, वो बच्चा बलवान है या नहीं बलवान है। इसी तरह से ट्विन्स बच्चे जो होते हैं, अगर बच्चा ट्विन पैदा हुए हैं तो उसमें आपने देखा है कि एक बच्चा कई बार ज्यादा बलवान होता है और एक कमजोर होता है। या अगर वो जल्दी पैदा हो गया है, जैसे 7th मंथ में वो डिलीवर हो गया है या 8th मंथ में डिलीवर हो गया है, तो ऐसे बच्चे भी जो होते हैं वो कमजोर रह जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो दूसरे नंबर पे आता है सार। शरीर का निर्माण करने वाली धातुएं कैसी हैं, क्या वो शुद्ध अवस्था में है, इन सब बातों से उसका जो उसकी जो रोगी की अपनी बॉडी है उसका निर्माण होता है। अगर उसमें रस धातु उत्तम है तो उसकी बाकी की जो 7 धातुएं हैं, बाकी की जो 6 धातुएं हैं, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शूकर, वो भी उत्तम किस्म की होंगी। लेकिन अगर उसकी रस धातु में ही कोई विकृति है या उसकी रक्त धातु में कोई विकृति है, तो ऐसे व्यक्ति की जो आगे आने वाली धातुएं हैं वो भी विकृत हो जाएंगी, या फिर उनमें वो इम्यूनिटी लेवल्स नहीं होंगे। इस बात से उसका सार डिसाइड होता है। अगर उसमें सार अच्छा है तो वो व्यक्ति इम्यून होता है, इम्यूनिटी उसमें ज्यादा होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, यानी कि उसका बल, उसका जो शारीरिक बल है वो ज्यादा होता है। उसके बाद आता है सहनन। सहनन होता है कि उसके जो अंग बने हुए हैं, जो उसकी मांसपेशियां बनी हुई हैं, क्या वो दृढ़ हैं। अगर वो उसकी मांसपेशियां और उसके अंग दृढ़ हैं तो उस व्यक्ति की जो व्याधियां होती हैं वो सुख साध्य होती हैं, यानी कि वो जल्दी ठीक हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पहले ही कोई ऑस्टियोप्रोसिस का पेशेंट है, यानी कि उसकी जो हड्डियां हैं वो पहले ही कमजोर हैं, और अगर ऐसे में उसको बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी जो बोन को की जुड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अगर उसकी हड्डियां पहले से कमजोर हैं, पहले से ताकतवर हैं,
तो फिर उसकी जो फ्रैक्चर, पहले तो उसको फ्रैक्चर होगा नहीं, और अगर उसको फ्रैक्चर हो भी जाता है तो उसका जो फ्रैक्चर्स हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये सहनन पे डिपेंड करता है, उसके अंगों के निर्माण, मांसपेशियां, उसकी दृढ़ता पे डिपेंड करता है। चौथे नंबर पे आती है विकृति। विकृति हम किसे कहते हैं? विकार को। विकार क्या है? जैसे कि दोष और दुष्यों का संयोग कैसा हुआ है। अगर दोष और दुष्य दोनों एक जैसी टाइप के हैं, मान लीजिए कि दोष हमारा है वात और दुष्य हमारा पित्त, वायु का ही स्थान है, जैसे कि वायु का स्थान हम क्या मानते हैं? लोअर एब्डोमेन। अगर वायु के दोष लोअर एब्डोमेन के रोग पैदा करते हैं तो वो इजी होते हैं ट्रीट करने के लिए। अगर लेकिन वायु के रोग लोअर एब्डोमेन को विकृत ना करके अपर एब्डोमेन को या सिर को विकृत करते हैं तो उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो जो हमारा दोष है वो उसका स्थान क्या है, ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। उसके बाद आता है प्रमाण। प्रमाण होता है जिसमें हम शरीर का नाप लेते हैं। नाप मतलब कि उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, क्या वो उसकी एज के साथ कंपेटिबल है। क्या अगर कोई व्यक्ति उसकी एज और हाइट के साथ उसका वेट कंपेटिबल नहीं है तो उसकी इम्यूनिटी उसको अफेक्ट कर सकती है। अगर वो उसका वेट बहुत कम है तो अंडर वेट्स में आ जाएगा, अगर वो उसका वेट बहुत ज्यादा है तो ओवर वेट में आता है। अंडर वेट और ओवर वेट लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है, इंस्टेड जो अच्छे वेट के व्यक्ति होते हैं जो उनके साथ कंपेटिबल होते हैं एज के हिसाब से या हाइट के हिसाब से। उसके बाद आता है सताम्य। जो वस्तु सेवन करने के पश्चात शरीर के अनुकूल हो जाती है उसे हम सताम्य कहते हैं। तो जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को दूध से एलर्जी हो जाती है। न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको मदर फीड के साथ एलर्जी हो जाती है, ऊपर के दूध से एलर्जी हो जाती है। ऐसे बच्चे आमतौर पे जो फार्मूला मिल्क होते हैं उनके ऊपर उनको पाला जाता है। तो ऑब्वियसली ऐसे बच्चों की जो इम्यूनिटी है, जो उनका बल होता है वो कम हो जाता है। तो सतम्य, इसके अलावा भी सतम्य होते हैं। जैसे जिस देश में हम पल बढ़ रहे हैं, जिस देश में, जैसे मान लीजिए कि हम जैसे मौसम में रहते हैं, हमें मालूम है कि हम ठंड भी टॉलरेट कर सकते हैं और गर्मी भी टॉलरेट कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक। अगर हम उससे ज्यादा गर्मी में या उससे ज्यादा ठंडे एरियाज में चले जाते हैं तो वो हमारे लिए इनटॉलरेबल हो जाती है। उस समय हमारा जो बल है वो कम हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसको भी, सतम्य को भी हमें प्रैक्टाइज करना पड़ता है। धीरे धीरे हम उसके यूज टू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम रेगिस्तान के रहने वाले हैं और हम हिली एरिया में चले जाते हैं तो वहां की ठंड को सहन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम वहां पे रहते जाते हैं हम वहां के रहने के यूज टू हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है सत्व। सत्व क्या होता है? मन का गुण। मन के तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो जितना हमारा सत्व बढ़ा हुआ होगा, ये आपको मालूम है कि सत्व गुण सबसे उत्तम गुण होता है। जितना हमारा सत्व बढ़ा हुआ होगा उतनी हमारी जो बल शक्ति है, हमारे शरीर की जो शक्ति है, हमारे मन की जो शक्ति है वो बढ़ी हुई रहती है। अगर हमारा सत्व उत्तम है तो हम रोग को सहन कर सकते हैं, चिकित्सक की सलाह को मानेंगे, उसकी बताई हुई बातों पे गौर करेंगे। लेकिन हमें अगर रज और तम गुण के व्यक्ति हैं तो हम ना तो चिकित्सक की सलाह मानेंगे और ना ही उन पे अमल करेंगे। तो अगर हम चिकित्सक की सलाह नहीं मानेंगे तो फिर हम रोगों को ज्यादा लंबे समय तक खींच के ले जाते हैं। उसके बाद आती है हमारी आहार शक्ति। आहार शक्ति यानी कि हमारी पाचन शक्ति। पाचन शक्ति जितनी उत्तम होगी उस हिसाब से ही हमारे शरीर के अंदर बल होएगा। अगर हम जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमें पच जाता है तो हम बहुत ही बलवान व्यक्ति बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी अग्नि के ऊपर। अग्नियां चार प्रकार की होती हैं। सम अग्नि यानी कि सामान्य, जिसमें सब कुछ नॉर्मल रहता है। तीक्ष्ण अग्नि, जब हमारी अग्नि बहुत तेज हो जाती है और हम कुछ भी खाते हैं वो तुरंत पच जाता है और हमें बार बार भूख लगती है। मंद अग्नि, जब अग्नि मंद हो जाती है, भूख ही नहीं लगती है, पेट भरा रहता है हर वक्त और खाना खाने का मन नहीं करता। और विषम अग्नि जो असामान्य होती है, कभी भूख ज्यादा लगती है, कभी कम लगती है,
कभी खाया हुआ पच जाता है और कभी नहीं पचता है। तो अंडरस्टूड है कि इसमें से जो सम अग्नि है वो ही सबसे उत्तम अग्नि होगी। अगर व्यक्ति की अग्नि उत्तम अग्नि है तो ऐसे व्यक्ति का जो बल होता है, जो ओज होता है, वो बढ़ा हुआ होता है और ऐसे व्यक्ति को रोग होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा हमें साथ ही अग्नि परीक्षा के साथ साथ ही हमें रोगी की कोष्ठ परीक्षा भी कर लेनी चाहिए। कोष्ठ परीक्षा कैसे करेंगे? कोष्ठ 3 प्रकार का होता है, मृदु कोष्ठ, मध्य कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। मृदु कोष्ठ कैसे होते हैं कि जो थोड़ा सा भी खाने के बाद जैसे उनको अ, मतलब टॉयलेट जाने का मन हो जाता है, टॉयलेट की इच्छा होने लग जाती है, ये मृदु कोष्ठ वाले होते हैं। मध्य कोष्ठ वाले होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, पच जाता है। और क्रूर कोष्ठ वाले होते हैं जिनको थोड़ा सा विरेचन देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ज्यादा तीव्र विरेचन देने पड़ते हैं तो जाके उनको स्टूल पास होता है। तो जब हमने किसी को विरेचन देना है तो हमें उसके कोष्ठ के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। उसके बाद आती है हमारी व्यायाम शक्ति। व्यायाम शक्ति कितनी है? अगर हम बहुत अच्छे से अपना व्यायाम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी व्यायाम शक्ति अच्छी है। जितनी व्यायाम शक्ति अच्छी होगी उतना हमारे शरीर के अंदर बल होगा और जितना हमारे शरीर के अंदर बल होगा उतनी ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी। ये आपने देखा है कि जो पहलवान लोग होते हैं, बलवान लोग होते हैं, जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उन लोगों की जो जो बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ये भी 3 तरीके से होती है। जो हमारा ये वाला बल होता है, जो व्यायाम करने का बल होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। सहज बल जो अपने आप ही हमारे अंदर होता है, कालज बल जो समय के अनुसार हमारे साथ बढ़ता करता रहता है। जैसे कि बहुत गर्मी का मौसम होता है तो हमारे अंदर जो व्यायाम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसी तरह से जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो भी व्यायाम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा होता है युक्तिकृत बल। युक्तिकृत जो हम प्लान कर लेते हैं, इसे हम वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं, एक्वायर्ड भी कह सकते हैं, इसे हम अक्वायर कर लेते हैं। इसके बारे में हम अलग से किसी और टॉपिक, किसी और टाइम में, किसी और चैप्टर में डिस्कस करेंगे। युक्तिकृत बल में हम इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन के बारे में, इसका वैक्सीनेशन के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है वय। वय मतलब कि उम्र, व्यक्ति की उम्र कितनी है। उम्र के हिसाब से उसकी जो इम्यूनिटी है होती है वो बढ़ती कम होती रहती है। जैसे जो बाल्यावस्था होती है, 1 से 15 साल की जो उम्र होती है, उसमें जो हमारी इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी होती है। मध्यावस्था 16 से 60 साल की उम्र तक भी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन वृद्धावस्था 60 से 100 साल तक की जो उम्र होती है उसमें हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, छोटी छोटी व्याधियां भी बढ़ के हमारे सामने आती हैं और ऐसे रोगी के रोग को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम रोगी के बारे में इतना कुछ जान लेते हैं, इतनी बातें उससे पूछते हैं, उसके बारे में डिसाइड करते हैं, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हम रोगी के बारे में क्या जान रहे हैं और उसको हमने किस प्रकार से उसकी व्याधि को लेना है और हमने उसकी किस प्रकार से चिकित्सा करनी है। और आगे के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।